तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है ट्रिपल आर सर रितेश राघव राजपूत और मैं आपका मैथ्स फैकल्टी हूँ। लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी बच्चों कि हम ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन में भी आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, ठीक है। और उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला चर्चा अपन देखो, सबको पता है कि जेई मेंस सेशन 2 खत्म हो चुका है। अपना टारगेट जेई एडवांस है, ठीक है। तो जेई एडवांस जो भी बातचीत और जो कुछ भी उसके बारे में हो सकता है उस पर अपन करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जेई एडवांस को क्रैक करने के क्या क्या रूल्स अपन अपना सकते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस आप कर सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। पहली बात कि देखो भाई, यहाँ पे जो भी बात होंगी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 30 दिन में आईटी जेई एडवांस कैसे निकाले, इस तरह की कोई बात नहीं है। 30 दिन में आईटी जेई एडवांस नहीं निकाला जाता है, ठीक है। मैं इस बात को कहने जा रहा हूं कि 30 दिन अपन क्या क्या काम कर सकते हैं ताकि अपना स्कोर इनहेंस हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए, स्कोर बहुत अच्छा मिल जाए, ठीक है। जितना कर सकते हैं उसका बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, ठीक है। उस पर हम बातचीत करेंगे। तो थोड़ा जेई एडवांस का जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत से देखेंगे चीजों को बच्चों, और देखते हैं क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस है इनके लिए। तो देखो भाई, सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेट्स क्रैक इट से। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। तो देखो भाई, कंपटीशन को थोड़ा समझते हैं, क्या क्या कंपटीशन में बातचीत है। तो सबसे पहले जेई मेंस की बात करता हूं मैं 2019 की। मैं पिछले क्या है 5 साल 6 साल के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो भी 5 साल में बातें हो सकती हैं, जो भी पेपर्स के बारे में हुए, जितने भी एस्पिरेंट्स एग्जाम दिए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस और क्या क्या टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पिछले 5 साल के बारे में हमने कवर किया है, कोशिश किया है कि 5 साल में देखते हैं कि इनके क्या सिम्टम्स है, क्या करें, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे इनके लक्षण है, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखो भाई, 2019 की बात करूं अगर मैं, तो अप्रोक्सीमेटली 12.5 लाख, मतलब 12 लाख के करीब करीब, 12.5 लाख के करीब करीब लोग एग्जाम रजिस्टर्ड किए थे। एप्लीकेशन को क्या किए थे, रजिस्टर्ड किए थे। लेकिन एग्जाम कितने लोग दिए थे, अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 90,000 स्टूडेंट्स कम हो गए। एग्जाम जो देने गए थे उनकी संख्या 90,000 कम हो गई। पहला फाइट तो यही खत्म हो गया, 90,000। दे आर नॉट द सीरियस एस्पिरेंट्स। ये क्या, ये जो नंबर्स है ना बच्चों, ये डराने के लिए है भाई। ये कंपटीशन के लिए नंबर नहीं है, ये डराने के लिए। दिखता है कि 12 लाख 12.5 लाख लड़के एग्जाम देते हैं, 14 लाख लड़के एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन 20,000 है, 50,000 है, 30,000 है, जो भी है वो सब फर्जी बातें हैं यार। ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन तो इतने का है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि 12.5 लाख लड़के एग्जाम दे रहे हैं, 12.5 में तो देखो 11.5 हो गए पहले, ये तो एग्जाम देने भी नहीं गए। उन 11.5 में से 2,45,000 बच्चे ऐसे हैं जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कहो तो 93% या 94 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल या 94 परसेंटाइल से ऊपर नंबर आया होगा। तो वो बच्चे ये हैं, और अलॉन्ग विद देयर कैटेगरीज, ठीक है, जनरल के साथ साथ कैटेगरीज। तो ये पूरे लड़के हैं जो ये एलिजिबल है। अब सोचो, मैं ये बता रहा हूं आपको कि मोर और लेस 95 नंबर्स, ओनली 95 नंबर्स ये बच्चे नंबर्स लाए हैं। इनकी संख्या 2.5 लाख है। तब 7.5 से ऊपर अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 7.5 8 लाख लड़के ऐसे हैं जिनसे 85 नंबर भी नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपनी लड़ाई बस इधर है। इनमें भी क्या है इस पे चर्चा करेंगे, इनसे तो है ही नहीं। अगर मैं आगे देखूं सेम कहानी, देखो ये जो सिम्टम्स है ना हर साल का है भाई। देखो आप देखो, 1,11,74,000 2020 में लोग दिए हैं, पर फिर भी यहाँ पे एग्जाम देने 10,23,000 गए। मोर और लेस मोर देन 1 लाख, यहाँ भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। और ये तो कांस्टेंट है, लगभग लगभग 5,000 है तो क्या है। मैंने कहा सेम कहानी यहां भी है, 2021 में भी और 2022 में भी, 2023 में भी। देखो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के करीब करीब हर बार ऐसा हो रहा है जो भरे हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं गए। सबसे ज्यादा जो संख्या है बच्चों अभी तक के आईटी जेई मेंस के इतिहास में, हिस्ट्री में, वो 2024 था, जिसमें 14,76,000 लोग ऐसा रजिस्टर्ड हुए थे और 14,15,000 लोग एग्जाम भी दिए थे। ये पहली बार हुआ था, ठीक है। और देखो इनको, देखो ये तो कांस्टेंट ही चल रहे हैं, इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मोर और लेस की बात क्यों कि 95 नंबर्स, 90 100 के करीब करीब इतने नंबर्स होते हैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो। पूरे मिला के कट ऑफ पार करने वालों की संख्या 2.5 लाख के करीब करीब है। अब सोचो कि इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, इसमें हर बार ऐसा हुआ है कि 1.25 लाख लोग तो ऐसे हैं जो एग्जाम देने ही नहीं गए, इनका एग्जाम से कोई खास मतलब नहीं था। ये जेई मेंस की बात कर रहा हूं। ये वो लोग हैं, ये सारे वो बच्चे हैं जो जेई एडवांस में का एग्जाम देंगे, जेई एडवांस का एग्जाम देंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब देखो ये जो बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों ना, इसमें भी आप सोचो, सबसे पहले अगर मैं आपको ये डाटा दिखाऊं तो आप चौंक जाओगे कि जेई एडवांस
2,45,000 लोग ऐसे हैं जो जेईई एडवांस एग्जाम दिए, मतलब 100 नंबर से ऊपर से लाए हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब ये है कि इनकी लड़ाई है। बोला ऐसा भी नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, तो क्या है, देखो अपीयर्ड वहां पे 2019 में 2.5 लाख थे यार, लेकिन एग्जाम 1,61,000 दिए। मतलब बाकी लोग तो पहले ही मान चुके हैं कि छोड़ो, मेरा तो 2,45,000 रैंक है, एग्जाम देने का कोई खास मतलब नहीं है। मतलब लड़ाई और कम हो गई। समझ में आई बात? और कम हो गई। अब तो अपने को 1,61,319 में लड़ना है। अब अपने को क्या है, कितने लड़के ऐसे हैं जो क्वालिफाइड थे, मतलब बेसिकली रैंक दिया गया, तो जनरल में अप्रोक्सीमेटली 27-28,000 तक रैंक मिल जाता है। तो ओवरऑल ऐसे बच्चे हैं जो 38,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको रैंक मिला है, जिनको रैंक मिला है। सिमिलरली 2020 में भी बात करूं तो 1.5 लाख लड़के गए थे एग्जाम में। अपने पिछले पिछले देखा था कि देखो 2.5 लाख में से है ये संख्या, कि 2.5 लाख लोग क्वालिफाइड किए थे, लेकिन एग्जाम जेईई एडवांस का 1.5 लाख ही दिए, क्योंकि उनको पता था लास्ट में ये बातें होने वाली, ये बातें होने वाली है। यहाँ पे 38, यहाँ पे 43। अब देखो आगे बढ़ते जाएंगे, देखो कहानी बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। 2024 की बात करूं ना तो भी खास बदलाव नहीं आया है, कि 2.5 लाख में से 1,80,000 ऐसे ही गए, और 2023 में भी 2.5 लाख में से ऐसे ही लोग गए हैं। कितने? 1,80,000 के करीब करीब, 1,80,000 के अप्रोक्सीमेटली बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने गए थे क्वालिफाइड। तो रैंक तो अपने को 48 और 38 और 40 अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 40-42,000 तक रैंक मिल रहा है, ठीक है। अब सोचो, मतलब इसका मतलब ये कि देर, अब ये जो बच्चे हैं इन्हीं के बीच में तो फाइट है यार बेसिकली। अब वहां जो डाटा अपने को 12 लाख और 13 लाख और 10 लाख और 12.5 लाख ऐसा कुछ करके दिख रहा था, वैसा कुछ नहीं है। डाटा सिर्फ इनके बारे में है। ये वो बच्चे हैं जो जेईई मेंस का एग्जाम दिए, ठीक है, ये क्वालिफाइड करके जेईई एडवांस का एग्जाम दिए हैं, और ये बच्चे हैं जो रैंक मिला है जेईई एडवांस में। देखो रैंक मिलने का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि आपको रैंक मिल गया तो एक अच्छा सा आईटी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें भी आपको और स्कोर करना पड़ता है टू बूस्ट योर रैंक, ठीक है। तो उसी रैंक को बूस्ट करने की बात कर रही है, मतलब बेसिकली ये वो उन बच्चों के बारे में बात हो रही है जो 1,60,000 के करीब करीब, 1,70,000 और 1.5 लाख और 1,80,000 है। मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि क्या कर सकते हैं कि नंबर बूस्ट हो जाए। क्या करें कि हम 48,000 पे तो ना आए, क्या करें कि हम 38,000 पे ना आए, उसके और आगे जा सकते हैं, क्या करना है। तो देखो भाई, अगर आप देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बताना है कि जेईई एडवांस इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम। ये एक अलग तरह का एग्जाम है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। आप सोचो कि अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं तो हम जितने भी लोग, आप अपने को पता है कि जेईई मेंस अपन क्वालिफाई कर चुके हैं, सेकंड अटेम्प्ट भी हो चुका है, जेईई एडवांस के लिए लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, नो डाउट। मुझे पूर्ण विश्वास है, आपसे ज्यादा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से लगे हुए, ठीक है। सोचने वाली बात यह है बच्चों कि जेईई मेंस आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, मतलब पहला अटेम्प्ट और सेकंड से, ठीक है। पहला जनवरी में आपने दिया है, फिर उसके बाद अभी अप्रैल में दिया। सोचो कि हर दोनों बार में यही हुआ होगा आपके साथ कि आपको सवाल दिख रहे होंगे, प्रैक्टिस अगर नहीं हुआ होगा तो सवाल नहीं बन रहे होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं मैथ्स के रिगार्डिंग करूं तो कि देखो भाई, मैथ्स में ऐसा होता है कि आप हमेशा 1 घंटे से ज्यादा टाइम लेते हो, 1 घंटे से ज्यादा ही टाइम लेते हो। ये इधर केमिस्ट्री का 20 मिनट अपन चुरा लिए, चाहे फिजिक्स का चुरा लिए, किसी का स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है तो वहां से बचा लेते हैं 20 मिनट और मैथ्स में लेके आते हैं। मतलब मोर और लेस 1 घंटा 20 मिनट तो अपन मैथ्स में देते ही देते हैं। ये मेंस का प्रक्रिया है, और वो तब है जब आपको ये पता है कि देखो उसमें रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस हो भी जाते हैं, और कॉन्सेप्चुअली तो बहुत ही रिपीटिशन होता है। कॉन्सेप्चुअली रिपीटिशन की बात करूं तो कोई बहुत अलग बात नहीं होगा, हर बार वही बात होती है, ठीक है। समस्या होता है प्रैक्टिस का, कि आप कितना प्रैक्टिस किए हो, उसके हिसाब से ही बात होगा, ठीक है। अब जेईई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स इट इज अ डिफरेंट एग्जाम। डिफरेंट एग्जाम कैसे एग्जाम है भाई? देखो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, कि अगर मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस करूं तो ये बात सुनना कि हर एक, आप तो क्या है, इन डाटा को छोड़ो, ये जो अपन बनाए हैं ना इनको देखो ध्यान से, और फिर इनके बारे में सोचो, इनको छोड़ो इनके बारे में सोचो। ये 10 चैप्टर ऐसे हैं, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर एंड वेक्टर एंड अलॉन्ग विद 3D भी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां पे लिख देता हूं वेक्टर एंड 3D की बात कर रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पीएनसी, सर्कल, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ये 10 चैप्टर ऐसे हैं बच्चों जहां से 57% मार्क्स आ जा रहे हैं पूरे मैथ्स का। मैं मैथ्स की चर्चा कर रहा हूं भाई, ऑफ कोर्स मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स की चर्चा कर पाऊंगा, बाकी मोर और लेस उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है, कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम कर पाएंगे, ठीक है। और
आपके और भी टीचर्स आएंगे यहाँ पे और वो बताएंगे बहुत अच्छे से आपको करना क्या है। तो मैं मैथ्स की चर्चा कर रहा हूँ और मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ कि अगर ये 10 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे हाईएस्ट वेटेज है इनका कि 56 57% 63%, देखो आप इनका वेटेज देखो भाई, इनका वेटेज देखो आप लगातार 57 63 65 82 55 78 64 48 58 55 63 62, मतलब देखो यार 60% के करीब करीब तो हर बार है ये मात्र 10 चैप्टर। इस 60% पूरे पेपर का ये अक्वायर करके रखा हुआ है, ये मात्र ये 10 चैप्टर की बात करूं तो अगर मैं इसके बारे में सोचूं, इसके बारे में सोचूं, देखो मैं ये बात नहीं कहूंगा कि सिर्फ ये 10 चैप्टर पढ़ लेंगे तो अपना नंबर 60% आ जाएगा, कैसा बिल्कुल ही नहीं है। ये चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई आपके सामने, मैं ये कह रहा हूं कि आप मेंस क्वालिफाइड हो, मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं क्वाड्रेटिक का प्रयोग कर लिया, प्रोबेबिलिटी में पीएनसी का प्रयोग कर लिया तो अब बेसिक प्रयोग है, बेसिक प्रयोग मतलब थोड़ी थोड़ी बातें, फंडामेंटल बातें, तो आपको ये आ रहा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं और ऐसा होता है। अगर आप मेंस क्वालिफाइड हो, 1,60,000 बच्चे 1,80,000 बच्चों के बीच में आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ये बातें तो लगभग सबको पता होती ही है, ये जान लो, ये तो मिनिमम बात है। तो अगर मैं, ऐसा नहीं है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा हूं तो आपको मैं कह रहा हूं सर मैं तो इंडेफिनिट सिखा ही नहीं, तो डेफिनेट के बारे में कैसे बात करेंगे, तो ये सब इलॉजिकल बातें होंगी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मान लो, ये तो फिर भी इंडिपेंडेंट है, अब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ऐसा कर लूं कि हाँ ठीक है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी क्वाड्रेटिक का प्रयोग कर लिया या फिर पॉलिनोमियल का प्रयोग कर लिया, तो आप कहोगे कि ये तो कैसे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि फंडामेंटल बात तो पता होता है, तो सिर्फ इन चैप्टरों से आप जो पढ़ के जाओगे ये जान लो जरूरी नहीं है कि उससे सवाल बनेंगे, और आप इनमें से अगर सबको पढ़ के जा रहे हो तो आप देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि एक चैप्टर से एक ही सवाल आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे वो सवाल बन जाएगा, ये बात मान लो। आप कितना भी अच्छा, मान लो मैं ऐसा कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, अगर एग्जामिनर ऐसा चाह रहा है कि मैं क्वाड्रेटिक से नंबर नहीं देना चाहता हूं तो नहीं मिलेगा, फिर आप नंबर नहीं ले पाओगे अगर एक में से एक सवाल आ रहा। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी से 5 सवाल आ गया तो जाहिर सी बात है कि एक दो नहीं बनेगा तो 2-3 बन भी जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों टफ डाला जाएगा। समझ में आ रही बात कि मैट्रिक्स में अगर 3 सवाल आ रहे हैं इसका मतलब ये कि वेटेज ज्यादा है, तो वेटेज ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा होंगे ना पढ़ने के, कि हाँ अगर 5 सवाल है इनके इनके 4 सवाल हैं तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि उन 4 में से 2 या 3 बना दो। लेकिन अगर किसी चैप्टर से एक ही सवाल आ रहा है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हाँ। तो मैं इन अगर 10 चैप्टरों को अगर पकड़ लूं तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा 57% तक तो बहुत, मतलब बहुत, आप तो क्या है चुन लोगे इंडिया में कितने लोग हैं 57% मैथ्स में लाने वाले, ये समझ लो। तो मैं तब भी ये बात करके चल रहा हूं ये कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि सोचो यार कि 60% तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 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 तो आ ही जा रहा है, कभी कभी तो 78 और 64 भी आया है, इतने परसेंटेज है इन 10 चैप्टरों का। अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि सर देखो, अगर मैं ईच चैप्टर वाइज करूं, देखो आपने को पता है कि देखो जेई एडवांस जो है वो 9 बजे पहला पेपर, 2 पेपर शिफ्ट में होता है भाई, पहला 9 बजे से लेकर 12 और 2:30 से 5, ठीक है। तो मैं क्या है कि एक एक चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई है परसेंटेज में, ठीक है, और थोड़ा एनालिसिस आपको मैं करके दिखाऊंगा कि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं, हो सकता है परसेंटेज वीक। चलो अब इजी मॉडरेट के बारे में अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल से, जैसा जेई के हिसाब से, देखो ये हो सकता है कि किसी की रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो अपन लिखे हैं दैट इज, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ जैसा अपन जितने लड़के एग्जाम दिए उसके हिसाब से बनाया जाता है यार। तो हो सकता है किसी को प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आती या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको लग सकता है कि हाँ मेरे से तो प्रोबेबिलिटी वाला सवाल बन गया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं बना था, तो वो मोर और लेस की बात है, एक आध सवाल इधर उधर। तो आप मान के चलो, देखो बच्चों कि पिछले 2023 के बारे में बात कर रही है, 2023 के पेपर के बारे में चर्चा कर रहा हूं और 2024 के बारे में, दोनों में चर्चा करूंगा। तो 2023 में पहले पेपर में 7 सवाल ऐसे थे जो इजी थे, मैं कह रहा हूं कि बहुत हद तक मैं गलत रहा तो कहूंगा कि 6 तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे जो नहीं बन सकते थे, सोचो 6 तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अपनी लड़ाई इजी से है ही नहीं, अगर आपको रैंक चाहिए तो इजी के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये तो सारे बच्चे बना के आएंगे, सब लगभग लगभग जो जिनको रैंक चाहिए वो तो बना के आ रहे हैं, मतलब वो लड़के जो 30,000 और 28,000 और 35,000 के बीच में है वो सारे बच्चे ये सवाल तो बना के आ ही रहे हैं लगभग लगभग। अब अगर आपको आगे रैंक बूस्ट करना है तो आपको सारा खेल इसमें खेलना है कि आप यहां से कितना नंबर खींच सकते हो। अगर मैं मॉडरेट से 50% भी खींच दिया ना तो मैं तो पार कर गया 10,000 से अंदर, और मोर और लेस 5,000 से अंदर मैथ्स की बात करूं तो। देखो डिफिकल्ट के बारे में अगर आप सोचते हो
तो जेई एडवांस के हिसाब से जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो ज्यादा है टफ एग्जाम, क्योंकि उनको सब बना के आना है कि मेरे लिए तो डिफिकल्ट के बारे में भी भेदभाव नहीं करना है। और अगर मैं एवरेज हूं, मतलब मुझे रैंक चाहिए कि मेरा 3000 2000 5000 रैंक आ जाए बस, तो मैं जान जाऊंगा ये बात कि ये ज्यादा आसान काम करना है, कि इनको भूलो, किसी से नहीं बनने वाला है। तो तुम क्यों परेशान हो? अगर तुम बनाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारा रैंक और खराब हो, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा भाई। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता रहा हूं कि जैसे आपने जेई मेंस को डील किया ना, वैसे एडवांस को डील नहीं करना है। मतलब कि देखो सर, अगर आप मेंस में ऐसा 1 घंटा 20 मिनट में टाइम लियो कि 1 घंटे 20 मिनट में मैथ्स को किया हो, चाहे 1 घंटे 25 मिनट में भी किए हो, बहुत सारे लोग तो 1.5 घंटा लेते हैं यार। अब आप यहां नहीं कर सकते वो काम, आपको 1 घंटे में मैथ्स करना है तो करना है, 1 घंटे में ही मैथ्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इतने आसान नहीं आते हैं कि आप 25 मिनट में खत्म कर दो। ठीक ठाक आता है वो भी, और इतना आता है कि आपको वहां से बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो टाइम देना पड़ता है, तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ये होगा आपके घर पे कि जब भी आप सवाल लगा रहे हो तो आप क्या करोगे, 1 घंटे में पता करूं कि कितने सवाल कर सकता हूं। यही टारगेट रखना है कि 1 घंटे में कितने सवाल हो सकता है, ताकि मैं अगले 1 घंटे और 1 घंटे के बारे में जजमेंटल निकाल सकूं कि कितनी बातें हो सकती हैं, 12 सवाल 16 सवाल, या फिर 2 घंटे में अपन 16 सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 8 सवाल कर पा रहे हैं, 10 सवाल कर पा रहे हैं, तो 17 में से अपन कितना भी कर पा रहे हैं, मोर और लेस अपने को ये आइडिया लग जाएगा। तो आपको घर पे बैठ के ये अपने आप से करना पड़ेगा। अब आप इस गलत फहमी में मत रहें कि 1 घंटा 20 मिनट ले लूंगा, 1 घंटा 25 मिनट ले लूंगा, ऐसा लेने वाने से कुछ होने वाला नहीं है भाई। केमिस्ट्री भी जाएगा, फिजिक्स भी चला जाएगा, और केमिस्ट्री मैथ तो जा ही रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में ही कोशिश करना है कि हाँ 1 घंटे में आप कितना सवाल बना ले रहे हो मैथ्स का, यही नियम बनाना है कि हाँ 6 7 8 जो भी होगा, क्योंकि इजिली और सब्जेक्ट ज्यादा कंपेरेटिवली आसान होगा कि हाँ ये तो 1 घंटा अगर मैं दूंगा तो हो सकता है इसमें ज्यादा सवाल बन जाए। तो अपने को दिमाग से, मतलब मैंने बोला इट्स अ डिफरेंट एग्जाम, तो डिफरेंट एग्जाम का मतलब क्या हुआ, थिंक डिफरेंट। ऐसा नहीं कि हाँ भावुक हो गए और इमोशनल हो गए कि नहीं मैं तो जाके बाहर बोलना है कि मैं तो 17 सब में से 16 सवाल बना के आया, तो तुम सोच नहीं रहे हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री छूट गया पूरा। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। इजी को तो सबको पकड़ के रखना है, मॉडरेट्स वाले से खेलना है भाई, कि मॉडरेट से अगर मैं 50% भी अपना काम कर लिया ना, तो देखो बच्चों अप्रोक्सीमेटली 10 सवाल या फिर 9 सवाल एक पेपर से बना ले रहा हूं। मतलब मैं कह रहा हूं कि चलो इजी में 6 सवाल सही हो गए और यहां से 3 भी हो गए, तो 9 सवाल तो आगे लगभग लगभग, तो 8 और 9 सवाल बना ले रहा हूं पहले पेपर से, ये 50% ऑफ स्कोर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये जान लो कि 8 9 सवाल अगर 17 में से आप बना रहे हो तो 50% स्कोर हो गया मैथ्स में, और वो बहुत बड़ा नंबर होता है यार मैथ्स के लिए। सेम कहानी अगर मैं पेपर 2 के बारे में बात करूं, ये तो अपन देखो ग्राफ के हिसाब से बना रखे, जिस बात को अपन समझाए हैं कि देखो इजी के चांसेस सब में देखो इक्वलेंटली ज्यादा है यार, इजी तो रहेगा ही रहेगा, इतना है। सारा खेल किसका है, मॉडरेट का है, कि उसमें से अपने को नंबर चुराना है। उसके लिए अपने को अब जो भी 30 दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। पहले तो इनको देखते हैं कि हाँ सर इजी वाला तो सब बना के आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इजी वाला अगर आप 1,60,000 में हो तो जाहिर सी बात है यार आप इजी वाले चीजों को तो कर पाओगे, नो डाउट कर पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है कि कर लोगे। अपना काम है कि मॉडरेट वाले को कैसे टैकल करें, उनसे कैसे नंबर निकाला जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 को मैं देख रहा हूं कि मार्क्स वाइज अगर मैं देखूं, मार्क्स वाइज देखो इजी नंबर, इजी के ना 10 नंबर सारे हैं, मतलब 26 नंबर ऐसे थे, 26 नंबर मैथ्स में ऐसे थे जो इजी थे यार पेपर 1 के। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि उधर तो 7 था सर, 7 सवाल ऐसे थे जो इजी थे, 7 सवाल ऐसे थे जो मॉडरेट थे, और आप कह रहे हो कि 26 नंबर ही 24 नंबर है, तो बेसिकली आप जेई एडवांस के एग्जामिनर नहीं हुए, क्योंकि यहाँ 4 नंबर पे एक क्वेश्चन पे 4 नंबर नहीं मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 26 नंबर, तो ये तो सोचो 26 नंबर वो थे जो इजी था पेपर 1 में, तो अगर मैं यहां से 20 भी चुरा लेता हूं, मोर और लेस 20 चुरा लेता हूं, मुझे तो यहां से कितना लाना था 50%, मैं तो 12 कर ले रहा हूं, तो टोटल मेरे पास कितने आ गए यार, मेरे पास टोटल कितने आ गए, मैंने कहा 32 नंबर मैं ले लिया पेपर 1 से खाली मैथ्स में। सोचो कट ऑफ जाता है कि नहीं सब्जेक्ट 10 नंबर, पिछले साल 2023 की बात कर रहा हूं, इस सब्जेक्ट में 10 नंबर, तो अपन बहुत ऊपर। अब 10 नंबर कट ऑफ जाने का मतलब समझ रहे हो कि आप 1 लाख जो 48,000 लोग आ रहे हैं, 48,000 1,60,000 में से जो आ रहे हैं उनसे बहुत आगे जा चुके हो पेपर 1 में ही खाली। अगर आप इनके बारे में सोचना ही बंद कर दो कि 11 नंबर डिफिकल्ट है ना, छोड़ दो, 10 नंबर डिफिकल्ट है छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बाकी और भी तो लोग हैं, क्योंकि ये तो खाली मैथ से जो 32 नंबर दे रहे हैं, ये तो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं जहां से आप ये काम कर सकते हो यार।
कि इजी वाले में भी 20 अपन मान के चलते हैं, और मोर और लेस चलो ना, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो 30 बना देता हूं कि चलो 30 नंबर ले लेते हैं, इसमें क्या, ये वो चालाकी से लाया हुआ नंबर होगा जो मैथ्स में आपको 30 नंबर दिला सकता है। और बिल्कुल ये बात की गारंटी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, आप एग्जाम में बैठ रहे हो, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कीप पेशेंस, पीछे से करना चालू करो। चलो 17 वाले चालू करते हैं, 17, 16, 15, 14, 13, 2, ऐसा कर सकते। मकसद क्या है कि सवाल बने, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पहचानने आना चाहिए कि इजी सवाल कौन है, मॉडरेट सवाल कौन है, और टफ सवाल कौन है। ये जानते हो तो एग्जाम क्रैक करना जानते हो, ये समझ लो, यही नियम है जेई एडवांस। और मैंने कहा कि चलो आओ दूसरे के बारे में अगर मैं बात करूं, ये तो सेम बातें हुई हैं। पेपर 2 के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो, अब मैंने कहा कि देखो सर पेपर 2 में क्या हुआ है ना मैथ्स में कि 4 सवाल इजी थे, उसमें 7 थे, हो सकता है, मैंने कहा हाँ सर, और 7 सवाल मॉडरेट थे, तो मैंने कहा 3 और 3 6 बना लेता हूं, इससे 9 उधर बना, 15 सवाल बन गया मेरा। अगर मैं इसमें से 3 सवाल बना लेता हूं और इधर से 3 या 4 कोई भी बना लेता हूं, मान लो 4 या 3 कुछ भी बना लिया, तो 6 हो गए, 6 सवाल हो गए, इधर से 6 सवाल मैं बना लिया। ये मैं तब मिनिमम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मिनिमम लेके चल रहा हूं मैं कि हाँ मॉडरेट में भी अगर आप पढ़ाई करते हो इन 30 दिनों में तो बिल्कुल हो सकता है कि 50% से ज्यादा स्कोर कर लो यार। किससे? मॉडरेट से। और 100 तो ये कहीं नहीं गया, ये 100% तो ले ही लोगे, क्योंकि आपने ये दोनों का दोनों अटेम्प्ट दिया है, तो बहुत आसानी से ये नंबर ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक बातें आपको पता है। और कोई भी आदमी सॉफ्ट टारगेट नहीं छोड़ना चाहेगा यार कि ये तो इजी नंबर मिल रहा है, इसको ले लो। तो अगर मैं फिर से यहां 6 ले लिया, तो देखो इधर नंबर वाइज अगर मैं चीजों को देखूं बच्चों, नंबर वाइज अगर चीजों को देखूं बच्चों, तो फिर से मैं यही देख रहा हूं कि 13 नंबर इजी और 26 नंबर इधर। 50% मान लेता हूं भाई साहब, 13 इधर आ गए और 10 अप्रोक्सीमेटली भी मान लेता हूं, तो दोनों का जोड़ बताया कि हाँ सर अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस 23 नंबर तो इधर से आए ना। मिनिमम मान के चल रहा हूं भाई, मिनिमम। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो कि हाँ इस तरीके से अपन सवाल को करेंगे कि देखो मुझे ये बात समझ में आना चाहिए कि इसमें इस पूरे पेपर में सॉफ्ट टारगेट कौन है, इजी कौन है, मॉडरेट कौन है, उसको करना है। टफ को तो मुझे छूना ही नहीं है। जो सवाल पढ़ के बिल्कुल ना समझ में आए, कोई जरूरत नहीं है उसको करने का, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उसको करने का, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और कीप पेशेंस कि हाँ एक सवाल, 2 सवाल ऐसे हो सकते हैं, 3 सवाल ऐसे हो सकते हैं, 4 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और हो सकता है कि शुरुआत में ही ऐसा हो, तब भी पेशेंस रखना है कि हाँ ठीक है आगे मिलेगा, ऐसा सर ने बताया था और मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि 23 इधर से आ रहा था और उधर से कितना आ रहा था भाई, 30 नंबर अप्रोक्सीमेटली, तो मैंने कहा कि 53 के करीब करीब मेरा नंबर मैथ्स में आ गया भाई, खाली मैथ्स में से। ये तो इन तीनों में से सबके सबसे, मतलब अब क्या बोलूं मैं इनको कि हाँ यार ये वो बातें होते हैं कि अगर मैं 53 नंबर की बात करूं कि मैथ्स में कितने लोग आया है, तो ऑफकोर्स बहुत ही संख्या कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सोचो जहां कट ऑफ 10 नंबर है, 8 नंबर है, ऐसा कट ऑफ जा रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि 53 नंबर आप बहुत सारे बच्चों से आगे जा चुके हो। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक लगाने का कारण है कि हाँ ये दिमाग अगर लगाया जाए, इस बात को पहचाना जाए, तो हाँ हो सकता है ये। अब सोचो, दिस इज शोन बाय बार ग्राफ, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं बार ग्राफ से भी कि हाँ ऐसे चीजों को, हो सकता है आपको सीधा सीधा बात ना समझ में आता हो तो बार ग्राफ आपके, ठीक है। चलो भाई, अब मैं तुम्हें यहां दिखाने जा रहा हूं, यहां जो बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा, और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हो कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक भी सवाल नहीं आया है, मैंने कहा कि ठीक है पेपर 1 और 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी सवाल नहीं आया, हो सकता है कि क्वाड्रेटिक का प्रयोग सीक्वेंस सीरीज में किया गया हो, और लेकिन जो किया गया वो बहुत फंडामेंटल बात किया गया होगा, ये समझ लो आप कि हाँ ये नॉर्मल बात है, तो जानते हैं लोग कि हाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई बी टू, माइनस बी बाई ये होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ये होता है। तो दीज आर द फंडामेंटल राइट, मैंने आपको बोला था कि हाँ ये बातें सबको तो पता होती हैं अगर एग्जाम का पहला और दूसरा अटेम्प्ट दिए हैं तो, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि देखो जो भी स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, जिनसे ज्यादा नंबर आने के चांसेस है, जैसे अगर मैं सीक्वेंस सीरीज की बात करूं और सबसे ज्यादा वेटेज देख रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से 3 सवाल आए हैं, और आईटीएफ से 2 सवाल आए हैं। और मैंने कहा कि फिर उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को देख रहा हूं, 2 सवाल आया हुआ है, सीक्वेंस सीरीज से 1 सवाल आया हुआ है, बायनोमियल थ्योरम से 1 सवाल आया हुआ है। तो अब सोचो कि अगर यहां पे मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 सवाल, तो हो सकता है 1 सवाल इजी हो सकता है कि सीक्वेंस सीरीज का 1 सवाल आपसे बने ना बने, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बन भी जाए, हो सकता है कि ना भी बने। लेकिन यहां पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर मैं 2 सवाल दिया हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप 1 सवाल बना लो यार, ऐसा दिया है एग्जामिनर कह रहा है कि आप 1 सवाल बना के आओ यहां से,
इसमें तो गारंटी है कि हाँ 3 सवाल दिया गया है तो इन 3 में से बोला गया है कि 1 या 2 सवाल आप बना के ही जाओगे, हो सकता है तीनों ना बने, हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि तीनों तो नहीं बना पाओगे, लेकिन चांसेस तो है ना कि हाँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से इतने सवाल आ रहे हैं। मैंने कहा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2 सवाल आ रहे हैं। मैंने कहा ये 2013 की बात 2023 की बात कर रहा हूं मैं कि आईटीएफ से अगर 2 सवाल है तो हाँ ये एक सवाल तो बड़े आसानी से मिला है कि हाँ मैं इस एक सवाल को तो 2 में से एक तो बना सकता हूं इन 3 में से। तो ये देखो इन चैप्टर्स को, देखो इन चैप्टर्स को। जब मैं इन चैप्टर्स को देखा, जब इन चैप्टर्स को मैं देखा था तो मैंने कहा कि हाँ ये इसमें से अपन बड़े आसानी से नंबर लिया जा सकता है अगर मैं इन चैप्टर को खाली पढ़ लूं तो। अब अगर मैं आगे और चैप्टर्स को देखूं तो मैंने कहा देखो फिर से वेटेज की बात करूं मैं, देखो ऐसा हो सकता है कि लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी का एक भी सवाल नहीं हो, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको पढ़ेंगे नहीं है। और पढ़ेंगे नहीं इन सेंस कि आप जानते तो हो, उतना ही मुझे पता है कि लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी का प्रयोग देखो एओडी में होता है। और अपने को पता है कि हाँ देखो अगर मैं कह रहा हूं कि देखो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से नहीं आया, डेफिनेट इंटीग्रेशन से आया है, एरिया अंडर द कर्व से आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये सब बातें पता है। मैंने कहा कि मोनोटोनिसिटी से आता है, तो मोनोटोनिसिटी से आता है मतलब लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी आपको बेसिक बातें पता है। तब ही तो एओडी से 2 सवाल आए, बोला एक इधर से आ गया 3, इधर से एक भी सवाल नहीं है, मतलब 3 सवाल एओडी से बन गए। 3 में से जाहिर सी बात है कि कभी कभी तो तीनों भी बना सकते हो सकता है 2 तो बनेगा, 1 तो बनेगा, तो इनके चांसेस ज्यादा होंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इनको करने की, कि वेटेज के हिसाब से ये चीजों को बनाया गया है। मैंने कहा कि सिमिलरली यहां पे अगर आप देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सवाल दिए हुए और एरिया अंडर द कर्व के 2 सवाल दिए, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल के अगर 2 सवाल आए हुए तो एक तो बनने के चांस होंगे। हो सकता है कि आपके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल आया है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा देखो भाई अगर इन्हीं के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आगे देखते हैं वेक्टर 3D एंड वेक्टर, 2 सवाल 2 सवाल, 3 सवाल किसके बारे में, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में आया है। अब सोचो कि क्या 3 में से 2 सवाल तो बन ही सकता था, एक सवाल तो बन ही सकता था, इन दोनों में से एक एक सवाल तो बन ही सकता था ना। ऐसे ही सेलेक्ट करना है और ऐसे ही इस चीजों को एनालिसिस करके प्रोबेबिलिटी का 5 सवाल आया है, प्रोबेबिलिटी का एक सवाल आता तो हो सकता है कि ना बने, लेकिन 5 सवाल आया है तो ये बात तय है कि मैं 2 सवाल तो बना ही लूंगा, ये जानूंगा। मैंने कहा कि अगर स्टैटिक्स अगर मैं की बात करूं तो एक सवाल है जेई एडवांस में, अच्छा मैं बता दूं कि जेई एडवांस में स्टैटिक्स जुड़ गया है 2023 से, ठीक है, ये पहली बार जुड़ा, इसके पहले सिलेबस में नहीं था। अब सोचो, अब सोचो तो फिर करना क्या है और क्या पढ़े इनके बीच में कि मैं जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट दे दिया हूं, मैं पढ़ूं क्या। तो देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपने 2023 का पेपर एनालिसिस देखा है और 2024 का पेपर एनालिसिस भी अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो 2024 का अगर मैं पेपर एनालिसिस देखूंगा तो कुछ खास बदलाव नहीं आएगा यार, बातें बिल्कुल वैसी ही होंगी कि हाँ देखो भाई मॉडरेट भी 6 हैं, फिजिक्स की बात करूं और मैथ्स की बात करूं तो 5 यहां मॉडरेट आ रहे हैं और 5 यहां से मतलब 12 यहां से इजी आ रहे हैं। 2024 का तो मैथ्स का पेपर बहुत सरल था यार इन कंपैरिजन टू अदर्स। मैंने कहा 12 सरल, 12 सवाल ऐसे हैं जो इजी हैं, 5 सवाल ऐसे हैं जो मॉडरेट है, टिपिकल तो पेपर 1 में था ही नहीं। तो मैंने कहा कि चलो आपको लग सकता है तो मॉडरेट वाले में से 2 सवाल दे देता हूं, रख लो। तो यहां से तो 10 कहीं नहीं गए हैं ये समझ लो। और मैं ये भी बता रहा हूं कि आप पीछे से जब पेपर चालू करे होगे सॉल्व करना ना कि 17 के बाद 17 16 15 तो देखोगे कि लगातार 9 सवाल तो आंख बंद करके बन रहा था, 9 सवाल ऐसे थे जो आंख बंद करके बना रहे थे लोग। सोचो ऐसा था, इतना आसान था। आंख बंद करके मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बना लेगा, इसका मतलब ये है कि हाँ सच में बहुत इजी था। सेम कहानी अगर मैं 2024 के बारे में पेपर 2 के बारे में बात करूं तो देखो ऐसा ही बात हुआ है कि देखो मैथ्स के बारे में देखो सेकंड पेपर में भी वही हाल था यार, सेकंड पेपर में भी वही हाल था और 2024 का तो और सरल था। तो आपको ये पहचानने आना चाहिए भाई कि हाँ इजी कौन है, मॉडरेट कौन है और टफ कौन है। छोड़ना किसी को है, सॉल्व किसको करना है और किस पे टाइम देना है रेस्पेक्टिवली। करना उसको है जो इजी है, छोड़ना उसको है जो टिपिकल है, टाइम उसको देना है जो मॉडरेट है, एज सिंपल, रेस्पेक्टिवली आप कहें। अब देखो पेपर 2 और डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, देखो यार इजी में 43 जाहिर सी बात है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इजी में ज्यादा थे तो 43 नंबर तो बड़े आसानी से मिल सकते थे। जब उधर से ऐसा था कि हाँ यार 12 और 13 सवाल ऐसे हैं कि जो इजी हैं, मॉडरेट में अपन 17 नंबर ले सकते थे। तो कहीं नहीं ये है अप्रोक्सीमेटली 52 नंबर, अगर 52 नंबर में जोड़ रहा हूं उधर से और इधर से, हालांकि 2024 में आप मान के चलता हूं कि 60 नंबर तो कहीं नहीं गया था। मैं बहुत खराब स्थिति में 60 नंबर बता रहा हूं अगर आप इस तरह से सोच के बैठे होते कि हाँ। और दूसरा कि अगर आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा है तो उस समय एग्जाम में छोड़ो उसको और आगे बढ़ो,
अगर आप इस जिद पे रहोगे कि नहीं मुझे यही बनाना है क्योंकि सर ने बोला था कि मॉडरेट वाले को तो छोड़ना ही नहीं है, अरे तो अभी छोड़ो, अभी नहीं बनाना है, आगे 2 सवाल और करके आओ, फिर से करो, ऑफ कोर्स ये सवाल होगा। अगर आप लगे रहोगे कि नहीं मुझे करना ही है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये समझ लो। तो जिद्दी नहीं होना है, मिला जुला के बाकी है। तो देखो यार, पेपर सेकंड की मैथमेटिक्स के बारे में बात की है, 45 जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन से, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इजी थे और जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट से, 15 सवाल, 15 नंबर इधर से और 45 नंबर से। मैं मान के चल रहा हूं कि चलो पूरे पूरे तो नहीं आएंगे सर, तो 35 नंबर भी इधर से और 10 नंबर भी इधर से ला रहे हो तो 45 नंबर तो आ रहे हैं। अरे 30 नंबर भी ला रहे हो, 10 नंबर तो ला रहे हो, तो 40 नंबर तो पेपर 2 से मिल गए, बहुत है। 40 नहीं, और खराब स्थिति में मैं कह रहा हूं 30 मिल गया, तो 30-30 दोनों से मिल गया तब भी तो 60 है। ये तो तब की बात है जब इतने इजी सवाल आए थे। मॉडरेट को तो अभी मैं कह दूं कि हाँ चलो इस पेपर में मॉडरेट छोड़ भी देते तब भी कुछ नहीं होता, कि हाँ ठीक है इजी वाला तो कर ले। समझ में आ रही है बात? देखो भाई, अब मैं कह रहा हूं कि आपको करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे, कि सबसे पहले पीवाईक्यू ट्राई करेंगे, जेईई एडवांस का पीवाईक्यू ट्राई करो, और आप हमारा मार्गदर्शन का आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसा वेटेज था पिछले 2 साल में, जैसा अपन किए हैं कि हाँ इसके 2 साल 3 साल के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उस चैप्टर के हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज बनाया है कि हाँ इस चैप्टर को अपन पढ़ते हैं, और उसके बीच में हमने टाइम भी दिया कि हाँ प्रिपरेशन के लिए आप टाइम भी दिया जाएगा कि हाँ इस प्रिपरेशन के बीच में 2-3 दिन टाइम है, फिर अगला पेपर है। इस तरह से इस पेपर को अपन बताए हैं कि हाँ इस पेपर को देखो, क्योंकि पता है कि जेईई एडवांस में सवाल जो है रिपीट नहीं होते, तो इस पेपर को बनाया ही ऐसा गया है कि हमेशा जो भी सवाल होंगे दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के सवाल हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो अगर आपने नहीं देखे होंगे इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो चैलेंजिंग सिचुएशन होगा, जैसा कि एग्जाम में आपके लिए होता है, जबकि मेंस में ऐसा नहीं होता है। देखे देखे से प्रश्न आते हैं और देखे देखे से क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे, बनाना और नहीं बनाने के बीच में जो डिफरेंस होता है बस वही रह जाता है वहां पे। यहाँ पे तो क्या होगा, आपको जितने भी टेस्ट पेपर अपन कराएंगे उन सारे टेस्ट पेपर में ऐसा होगा कि देखो सवाल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, सारे अलग अलग तरह के सवाल आपको दिखेंगे जैसा कि जेईई एडवांस में होगा। और जितना नंबर आपको टेस्ट में आ रहे होंगे और आएंगे, उतना ही टेस्ट में आपके एग्जाम में भी जेईई एडवांस के नंबर आएंगे, मोर और लेस 5 नंबर ऊपर या फिर 5 नंबर नीचे। दिन अच्छा हुआ तो 5 नंबर ज्यादा, और दिन खराब हुआ तो 5 नंबर कम। अगर आप मान के चलो कि 180 नंबर आप ला रहे हो इसमें टेस्ट में, तो 180 के करीब करीब वहां भी आएगा। अगर 200 नंबर ला रहे हो आप तो 200 नंबर वहां भी आएगा। 205 हो सकता है दिन खराब हुआ तो, या फिर दिन बढ़िया हुआ तो, और 195 हो सकता है अगर दिन ज्यादा खराब हो गया तो, यही हो सकता है। बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं होगा कि आपकी इस टेस्ट में 200 नंबर आ रहे थे और जब आप टेस्ट देने एग्जाम देने गए तो 150 नंबर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो भाई, टॉपिक वाइज जैसा कि अपन अभी जितना चर्चा की है उसके हिसाब से टॉपिक वाइज मैं ये बात किया हूं कि देखो सबसे पहले अपन 3D, फिर पीएनसी, बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी 5 सवाल लिखा हुआ है तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम तो उसके सबसेट ही हो गए यार, ऐसा मान लो। तो मैंने बोला कि हाँ देखो पहला 1 से 3 सवाल आया था, फिर प्रोबेबिलिटी से 5 सवाल आया था, जिसका वेटेज ज्यादा है बच्चों उनसे अपन बातचीत करें। तो मैंने बोला कि शुरू में अपन वही टॉपिक रखें, फिर कोनिक सेक्शन प्लस सर्कल, 3 कोनिक सेक्शन से थे और 1 सर्कल से था, 4 सवाल यहां भी था भाई। पिछले 3-2 ऐसा मान के चले तो 4 और 3, 4 और 3 ऐसे आ रहे थे। फिर उस पर एक अपन जेईई एडवांस का पैटर्न टेस्ट लेंगे, सिमिलरली 9 से 12 और 2.5 से 5.5। तो इस हिसाब से इस पेपर को बनाया गया बच्चों, मार्गदर्शन 3.0। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, देखो एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल, इनके जो पोर्शंस थे डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व के तो बहुत ज्यादा सवाल थे जो पूछे गए। कभी कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी एक आध सवाल पूछे गए पिछले 2 सालों की बात करूं तो मैंने कहा इन तीनों का एक टेस्ट है। फिर अगर मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करूं, स्टैटिक से तो एक सवाल देखो नया जुड़ा है तो आना तय है, और इधर से तो 2-3 सवाल आ ही रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि 3-4 सवाल यहां से भी कहीं गए नहीं है। सिमिलरली अपन लास्ट में लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी को रखे हैं। एओडी के बारे में बात करूं तो एओडी से तो सवाल आया था, आपने देखा होगा कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से सवाल नहीं आया था, बट दैट डजंट मीन कि आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स ये जो पढ़ोगे ये आखिरी बार ही पढ़ोगे, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि देखो फुल टेस्ट भी है इसमें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास दिया गया होगा कि आप कैसे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और कैसे इस पे इस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन पे भी अपन चर्चा करेंगे, डाउट वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो इस पे अपन देखते हैं कि इस पे क्या बातचीत कर पाएंगे और कितने नंबर आप टेस्ट में ला रहे हो उस पे नेक्स्ट अपन। और आपको जो टॉपिक ऐसा लग रहा हो बच्चों कि ये टॉपिक मेरा बहुत वीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दिया जाए। जिसके चैप्टर्स के ज्यादा कमेंट्स आएंगे वो चैप्टर अपन यहां पढ़ाएंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।